पुष्पा एक गरीब आदिवासी समूह की लड़की थी। पुष्पा के आदिवासी समूह में सभी पुरुषों के और स्त्रियों के बाल बेहद लंबे और घने थे। पुष्पा के लंबे बाल और खूबसूरती की वजह से हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। ऐसे ही दिल्ली शहर में रहने वाले आयुष से पुष्पा की शादी हो जाती है। पुष्पा एक अच्छी बहू की तरह सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। एक दिन पुष्पा की सास मनोरमा की सहेली सुनीता उनके घर पर आती है और बोलती है, अरे मनोरमा कैसी है? चुपके चुपके बेटे की शादी कर दी, बताया तक नहीं। सुना है तेरी बहू किसी आदिवासी समूह से है और बड़े ही गरीब घर से है। हाय, लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या तेरे बेटे को? जी नहीं, कोई कमी नहीं थी। इस अमीरी गरीबी जात पात में क्या रखा है। मेरी बहू चाहे आदिवासी हो चाहे गरीब हो, लेकिन समझदार बहुत है। घर पर आई है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है, सारा काम वही कर देती है। अच्छा ये बात है, जरा बुला तो अपनी बहू को। पुष्पा, पुष्पा बाहर आओ। मनोरमा की आवाज देने पर पुष्पा अपने बालों को लहराते हुए बाहर आ जाती है। पुष्पा के बाल देखकर सुनीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलती है, इतने लंबे बाल मनोरमा, ये तेरी बहू के असली बाल ही है ना, या फिर इसने कोई नकली बाल लगवा रखे हैं? नहीं आंटी जी, ये तो मेरे असली बाल है। हाय राम, हमारे बालों को देख ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खेत में हरी भरी फसल काट कर इसे नीचे की जड़ें छोड़ दी हो। और ये देख, इसके बाल ऐसा लग रहा है जैसे बरगद की जटाई लटक रही है। आंटी जी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं एक आदिवासी समूह से हूँ। हमारे समूह के सभी लोगों के बाल इतने ही लंबे होते हैं। मानना पड़ेगा मनोरमा, तेरी बहू को भले ही गरीब है लेकिन बालों से तो वो सबसे अमीर है। ऐसे ही सुनीता काफी देर तक पुष्पा के बालों की तारीफ करती रही, जिसके बाद पुष्पा सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है। कुछ देर बाद सुनीता अपने घर पर चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। हर तरफ पुष्पा के लंबे बालों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जहां लोग उसे आदिवासी और गरीब होने का ताना दिया करते थे, वहीं उसके लंबे बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ के बिना नहीं रह पाता था। यूं ही गर्मी के मौसम से बरसात का मौसम आना शुरू हो जाता है और मनोरमा के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे एक दिन मनोरमा कंघी करते हुए बोलती है, हे भगवान, ये मौसम की मार तो मेरे बालों को ऐसी पड़ रही है कि क्या ही बताऊं। जितने बाल है मेरे सारे झड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में मैं गंजी हो जाऊंगी। अब तो मेरे बालों में कंघी करने लायक भी बाल नहीं बचे हैं। कहीं सारे बाल निकल ही ना जाए। मेरा क्या ही होगा, मेरे सिर पे तो चांद दिखने लगेगा और चमकने भी लगेगा। मनोरमा की सारी बातें पुष्पा सुन रही थी और हंसते हुए बोलती है, माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो कि आपके सारे बाल झड़ जाएंगे? बेटा इसलिए कह रही हूँ, जरा देख इसकी तरफ भी, इतने सारे बाल झड़ रहे हैं मेरे। मैं तो कुछ दिनों में गंजी ही हो जाऊंगी। माँ जी, जब आपकी एक गरीब आदिवासी बहू आपके पास है तो आपको किस चीज की चिंता है? तेरे कहने का मतलब क्या है बेटा? माँ जी, मुझे पता है कि टूटते हुए बालों को कैसे रोकना है। मैं आपको एक खास तरीके का तेल बना कर दूंगी। उसे आप बस 1 महीना अपने बालों में लगाना और देखना, पहली बार से ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे आदिवासी समूह का खासियत है वो तेल। तू सच कह रही है बहू? जल्दी बना दे और जो भी सामान लाना है बाजार से मुझे बता दे, मैं जाकर ले आऊंगी। इतना कहकर मनोरमा चली जाती है। पुष्पा शाम को बाजार जाती है और तेल बनाने का सारा सामान खरीद लाती है। रात में वो अपनी सासू माँ के लिए खास तरीके का तेल तैयार करती है। अगले दिन पुष्पा अपने हाथों से मनोरमा के बालों में तेल लगाती है। एक ही हफ्ते के अंदर मनोरमा के बाल पहले से ज्यादा काफी सुधर जाते हैं। अरे वाह बहू, ये तेल तो बड़े कमाल का है। तू भी अपने बालों में यही तेल लगाती है क्या? जी हाँ माँ जी, सही कहा आपने। मैं बचपन से यही तेल लगाती आ रही हूँ अपने बालों में। कमाल कर दिया आज तो तूने बहू। इतने महंगे महंगे शैम्पू लगा लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो तूने ये चीज बनाई है, इससे मेरे बाल तो झड़ना कम हो गए हैं। पर ये राज राज ही रहने देना माँ जी, क्योंकि ये हमारा एक खास नुस्खा है जिसे हम हर किसी को नहीं बताते। हाँ बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वक्त गुजरता चला जाता है। अब मनोरमा के बाल भी पुष्पा के बालों की तरह ही लंबे होने शुरू हो जाते हैं। हर कोई दोनों सास बहुओं के बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अब आदमी हो या फिर औरत, हर कोई मनोरमा और पुष्पा के बालों के घने होने का राज पूछने लगता है। एक दिन मनोरमा पुष्पा से बोलती है, पुष्पा बेटा, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना इस तेल का अब लाभ उठाया जाए। वो कैसे माँ जी? बेटा, हर कोई तुझे तेरे गरीब होने का ताना देता है। मैं तुझे अब अमीर बनाऊंगी, वो भी तेरे बनाए हुए तेल से। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाहती हो। बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में सभी केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से सभी के हेयर फॉल होते हैं और बाल डैमेज हो जाते हैं। ऐसी दिक्कत हर किसी को है।
ऐसे में लोगों को एक प्योर चीज की जरूरत है। तुझे बनाना आता है ये तेल, इसका असर तेरे बालों पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तू अपने इस तेल को बेचे। जी माँ जी, मैं समझ गई कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो। इतना कहकर पुष्पा मुस्कुराती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर तेल बनाने का खूब सारा सामान लेकर आते हैं। लगातार कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पुष्पा और मनोरमा काफी सारा आदिवासी तेल बना लेते हैं, जिसके बाद पुष्पा तेल की छोटी छोटी शीशियां भर देती है। मनोरमा अपने पूरे मोहल्ले में उन तेल की शीशियों के सैंपल के तौर पर बांटकर सभी को इस्तेमाल करने के लिए बोलती है। कुछ दिनों में पुष्पा के तेल के इस्तेमाल से लोगों को बेनिफिट होना भी शुरू हो जाता है। ऐसे एक दिन सुनीता उनके घर पर आती है और बोलती है, अरे पुष्पा बहू, मानना पड़ेगा तेरे लंबे बालों को। ये जो राज है तो हम सबके बालों पर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें नहीं पता था कि गरीब आदिवासी लंबे बालों वाली बहू की हम सबके टूटे झड़ते बालों को एक आयुर्वेदिक निवारण करेगी। सच में इस तेल के इस्तेमाल के बाद हमारे बालों में जो फर्क हमने देखा है वो एकदम लाजवाब है। सुनीता आंटी, आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहू, हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि तू अपने इस काम को और ज्यादा बढ़ा ले, और अब हम सब तुझे इस तेल के पैसे देंगे, पैसों में ही खरीदेंगे अब से। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। सुनीता की कई सारी बातें मनोरमा सुन लेती है। तभी मनोरमा पुष्पा से बोलती है, देखा पुष्पा, हो गया ना तेरे तेल का कमाल। अब एक सबसे जरूरी काम करना है। वो क्या है माँ जी? ये है कि बेटा इस तेल से जितना भी पैसा आएगा वो हम सारा तेरे परिवार वालों और समूह वालों को देंगे, ताकि वो गरीबी से निकलकर एक अच्छा जीवन जी सके। जो लोग तुम्हें पिछड़ा हुआ या आदिवासी समझते हैं वो सब कहना बंद कर दे। आप कितनी अच्छी हैं, कितना सोचती हो मेरे बारे में और मेरे समूह के लोगों के बारे में। बेटा बाल स्त्री के सान होते हैं, जिसे तूने संभाला है उसका तो धन्यवाद करना ही है ना। इतना कहकर मनोरमा पुष्पा की पीठ को थपथपाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारा तेल फिर से बनाते हैं और लोगों की जरूरत के अनुसार उन्हें देना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन मनोरमा के घर पर कोई न कोई तेल लेने के लिए आता ही रहता। देखते ही देखते गरीब आदिवासी बहू के लंबे बालों वाला तेल हर तरफ फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि आसपास के दुकान वाले भी पुष्पा से उसके तेल की डिमांड करने लगते हैं। साथ ही पुष्पा के लंबे बालों की एड बनकर भी टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने लगती है। ऐसे एक दिन एक रिपोर्टर पुष्पा का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर आता है और बोलता है, तो पुष्पा जी, आप एक गरीब आदिवासी समूह से हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन अब आप सबके दिलों पर राज कर रही हैं, वह भी अपने लंबे बालों के आकर्षक की वजह से और आपके बनाए हुए तेल की वजह से। आज हजारों लोग अपने बालों को मजबूत और घना बना रहे हैं। क्या आप अपने समूह और अपने लंबे बालों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, आज तक मैंने मेरे समूह के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। लोगों ने हमें कभी सम्मानित नहीं किया, पर मेरी सास जिन्होंने मुझे कभी अपमानित नहीं किया और हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, उन्होंने बस मेरे लंबे बाल नहीं देखे बल्कि मेरे गुणों को भी देखा, मुझे अपनाया। और हमारे द्वारा तैयार किया जाने वाला ये तेल एकदम प्योर है। हम इसे सभी प्राकृतिक चीजों से बनाते हैं। अगर ये तेल आपको फायदा ना भी करे ना, तो ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। मैं गरीब आदिवासी लंबे बालों वाली बहू जरूर थी, लेकिन अब मैं खुद के पैरों पर खड़ी हुई अमीर आदिवासी लंबे बालों वाली बहू हूँ। ऐसे ही काफी सारी बातों के बाद पुष्पा अपना इंटरव्यू खत्म करती है। पुष्पा का ये इंटरव्यू हर जगह दिखाया जाता है, जिसके बाद पुष्पा के आदिवासी समूह के लोगों द्वारा उसे और भी ज्यादा सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। और इस तरह गरीब आदिवासी लंबे बालों वाली बहू खुद के साथ साथ अपने पूरे समूह की तरक्की की नींव रख देती है और कामयाबी हासिल कर जाती है। महिमा और पूजा दोनों ही जुड़वा बहनें थी। वहीं दोनों के पिता एक नामी व्यापारी थे, जिनका शहर में काफी नाम था। अरे बेटा, तुझे थोड़ी भी फुर्सत है कि नहीं अपनी बूढ़ी माँ और 2 जवान बेटी पर ध्यान देने का? अब क्या हुआ माँ, आप तो जानती हो ना मेरे कपड़ों का व्यापार है। अब उससे ध्यान हटाऊंगा तो व्यापार में नुकसान हो जाएगा, और मैं इस साल ऐसा नुकसान झेल नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले ही ऐसा नुकसान बहुत झेल चुका हूँ। अरे व्यापार तो अपनी जगह है, लेकिन अपने घर परिवार के लिए भी तो तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? हाँ हाँ माँ, मुझे पता है आप किसकी बात करने के लिए कह रही है मुझसे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने महिमा और पूजा दोनों के लिए लड़के देखे हैं। बस लड़के वाले दिन निकाल के आ जाएंगे हमारी बच्ची को देखने। अरे तो ये मुझ बुढ़िया को कौन बताएगा? चल ठीक है, लड़के वाले आएंगे तभी
मैं लड़कों से सवाल जवाब कर लूंगी। हाँ माँ, आप अपनी तरफ से अच्छे से संतुष्टि कर लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाना है। अरे महिमा, पूजा, कहाँ हो तुम दोनों? ना जाने ये लड़कियाँ कहाँ है। कभी इन्हें ये भी नहीं होता अपनी बूढ़ी दादी को पानी ही पूछ ले। पूरे दिन फोन फोन में लगी रहती है। अब कुंती महिमा और पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ दोनों टीवी चलाकर नाच रही होती हैं और कमरे की हालत बिगड़ी हुई होती है। राम रे राम, इन दोनों लड़कियों को देखो, घर का क्या हाल कर रखा है। अरे दादी आओ ना, आप भी नाचो। अरे नाचो ना दादी। अरे बस भी कर, इस उम्र में ठीक से चल लूं वही मेरे लिए काफी है। कमर तो सीधी होती नहीं, लेकिन मुझे नचाने में बहुत मजा आ रहा है। अरे दादी, नाचने गाने से और खुशियाँ मनाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। अगर आप भी पहले से ये फॉलो करती तो आज आपकी कमर सीधी होती और आप इतनी जल्दी बुढ़िया नहीं होती। तूने तो बुढ़ापे के नाम पर कुछ ज्यादा ही हद मचा रखी है, कुछ भी बोलती है। चलो ये बंद करो तुम दोनों, मुझे तुमसे बात करनी है। पूजा बंद कर दे टीवी। दादी आप ठीक तो हो ना? कहीं सांसें तो नहीं चढ़ने लगी आपकी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम दोनों से यहाँ ये कहने आई थी कि तुम दोनों के लिए राम किशन ने लड़का देख रखा है और जल्दी ही वो दोनों तुम दोनों को देखने आने वाले हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो। अरे दादी, लड़का करता क्या है? ये सब पूछा पापा से आपने, या पापा ने आपको कहा कि वो मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और आप मान गए? पिछली बार याद है ना, कैसे वो बड़े व्यापारी का लड़का कहकर पिताजी बिना सर के बालों वाले लड़के को लेकर आ गए थे। हाँ दादी, उन्हें देखकर तो मुझे भी हंसी आई थी। पापा भी ना। बंद करो तुम दोनों अपने दांत दिखाना, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। महिमा और पूजा ज्यादातर समय अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने और अपने घर के साथ साथ दादी को भी दिया करती। वहीं राम किशन एक व्यापारी था, तो वो अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ रहा था। अरे बेटा, क्या हुआ? तूने जिस रिश्ते के बारे में जिक्र किया था, वो लोग आए नहीं अपनी महिमा और पूजा को देखने? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गया कि वो लोग इस हफ्ते महिमा और पूजा को देखने आने वाले हैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? आराम से देख सुनकर लड़कियों की शादी करनी चाहिए। शादी ब्याह का मामला है, जिंदगी भर का सवाल है। वैसे लड़का करता क्या है? लड़के के दादा परदादा के समय से उनका फर्नीचर का व्यापार है और अब तो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। दोनों भाई उसी में हैं। अच्छा ठीक है, वो तो मैं बातचीत करके पता लगा ही लूंगी। अब ये 2-3 दिन भी बड़ी ही आसानी से बीत जाते हैं, जिसके बाद कुंती के घर लड़के वाले महिमा और पूजा को देखने आते हैं। अरे महिमा, लड़के तो सुंदर हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा इसमें से तेरा वाला कौन सा है और मेरे वाला कौन सा है। ताका झाकी मत कर, वो देख लेंगे तो क्या कहेंगे। थोड़ा तो सब्र कर ले, अभी से इतना शर्मा रही है। अब कुछ देर बाद महिमा और पूजा हॉल में आती है, जहाँ कुंती राम किशन और लड़कों के साथ उनके घर वालों के साथ बैठी होती है। ये रही मेरी दोनों बेटियाँ। मुझे तो लड़के पसंद है। देखिए, मुझे लड़के में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही। हमें तो लड़का पसंद है और आपको लड़की पसंद है, लेकिन बच्चों को आपस में बातचीत करने दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी जिंदगी भर का सवाल है। हाँ हाँ, माँ सही कह रही है। बच्चों, आप लोग जाओ और आपस में बात कर लो। अब महिमा अमन और पूजा विक्रम
एक दूसरे से बात करने के लिए कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद वापस हॉल में आते हैं। फिर कुंती अमन और विक्रम के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर समझ जाती है कि बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। देखिए, आप लोगों का जो भी मन हो या जो भी फैसला हो हमें बता दीजिए, हमें सब मंजूर है। बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और हमें क्या चाहिए? जिंदगी भर इन्हें साथ रहना है, हमें थोड़ी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है रामकिशन जी। बस अब तो आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। वो क्या है ना, शादी की जल्दी तो हमें भी है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों की शादी हो जाए तो बेफिक्र हो जाऊँ मैं। जी, जब आपको ये रिश्ता पसंद है तो हमें भी आपके दोनों ही बेटे पसंद हैं। महिमा और पूजा का रिश्ता तो फाइनल हो चुका था। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। पापा, शादी की तैयारियां तो कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोग कभी भूल ना पाए कि आपकी बेटी की शादी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरा बाप व्यापारी है, कोई राजा महाराजा नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हम उस हिसाब से ही शादी करेंगे। दादी, मुझे कुछ भी नहीं पता। शादी तो धूमधाम से ही होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ना जाने आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए हैं। कुंती के घर की परंपरा चलती आ रही थी कि उनके यहाँ जिस किसी की भी शादी होती वो उनके गांव के कुल मंदिर में करवाई जाती थी, और महिमा और पूजा की शादी भी ऐसे ही होनी थी। लेकिन पूजा की जिद के आगे रामकिशन भी पूजा से ये कह देता है कि पहले शादी गांव के कुल मंदिर में होगी, उसके बाद धूमधाम से शादी का फंक्शन रखा जाएगा। और पूजा अंत में मान भी जाती है। अब सारा परिवार गांव के लिए रवाना हो जाता है। अरे देख रही हो ना माँ, कितने धूमधाम से शादियाँ चल रही हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बच्चियों की कुल मंदिर में शादी हो जाने के बाद शादी के फंक्शन पर और खर्च करेगा। मेरा बेटा है, इसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। जैसे भी शादी निपटाने की कोशिश में है ये, वो भी कम से कम पैसों में। शादी की तैयारियां चली रही थी। गांव के पास में ही कुलदेवी का मंदिर था, जहां गांव के लोगों की शादियां रीति रिवाज के मुताबिक ही होती थी। अब महिमा और पूजा की शादी भी उसी कुल मंदिर में होनी थी। अरे जल्दी जल्दी मंदिर पहुँचना है हमें। अरे लड़के वाले आने ही वाले होंगे। पापा, कितनी सादगी भरी शादी है। ना हल्दी हुई ठीक से, ना संगीत हुआ, ना गाना। ये आंटियां भी ना जाने क्या गा रही हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और ना यहाँ ढंग से मेहंदी वाली आई हैं। सो बोरिंग, सो सस्ती, नो नाच गाना, नो मजा, और खुद की लुकिंग लाइक दुल्हन का चेहरा छुपाओ। चुप नहीं रहा जाता ना तुमसे। हम यहाँ शादी करने आए हैं अपने रीति रिवाज से। अब महिमा और पूजा की शादी विक्रम और अमन से गांव के रीति रिवाज से कुलदेवी के मंदिर में की जाती है। लेकिन बाद में रामकिशन के वादे के मुताबिक कुछ भी नहीं होता और रामकिशन का खर्चा तो बच जाता है। साथ ही सभ्य तरीके से दोनों ही जुड़वा बहनों की शादी भी हो जाती है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक औरत होकर ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई आपको? और अपने आप को जिम्मेदार औरत कहती हो? ये सब क्या है भाभी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन ऐसी हरकतें, छी। आप मेरा अभिमान थे, आप पर बहुत गर्व था मुझे, लेकिन आपने ये कर दिया। अरे बस कीजिए, अब गर्व और मान की बातें ना करे तो ही बेहतर होगा, वो भी इस महिला के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी ऐसी औरतें भी होती है। इंस्पेक्टर जी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरी आदर्शवादी भाभी ने ऐसा कर दिया कि आज उन्हें पुलिस पकड़ने आई है। छी, ले जाइए ऐसी औरत को हमारे घर से। पुलिस अर्चना को ले जाती है। अर्चना के पीछे आरोही की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और अर्चना भी जेल से रिहा हो जाती है।
और वापस लौटकर उसी घर में आती है। तभी वहाँ विमला आती है और बोलती है, क्या बात है, वापस इसी गांव में लौट कर आ गई? जरा भी शर्म नहीं आई ना यहाँ लौटने में? अरे मैं तो सोच रही हूँ आखिर अपना चेहरा कैसे दिखा रही हो आप सबको। कैसे क्या दिखा रही हूँ मतलब? मैं अपने घर में हूँ और हाँ, मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने जो भी किया था उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। और हाँ, मैं अपना चेहरा दिखाने आपके घर नहीं गई, आप आई हो मेरे घर। अरे रे बेशरम, जरा भी शर्म नहीं आती? कितनी बेगैरत औरत हो। छी छी छी। अच्छा हुआ तुम्हारी ननद ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया और उसी दिन शादी करके अपने ससुराल चले गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि मेरी ननद की शादी हो चुकी है। मतलब पफ फेरे के लिए एक बार भी अपनी मायके नहीं आई। मैं कल ही जाकर आरोही को लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं है, दोबारा लौट कर नहीं आएगी। इस गांव में बेचारी अपना मुंह नहीं दिखा सकती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। निकल क्यों नहीं जाती हो तुम इस गांव से? अच्छा ठीक है, निकल जाऊंगी। ऐसा करो, मेरे लिए किसी दूसरे गांव में घर बना कर दो, तब जाकर यहाँ से चली जाऊंगी, वरना मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अर्चना और विमला में बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन अर्चना टस से मस नहीं होती अपने घर से। ऐसे ही अगली सुबह घर का सारा काम खत्म करके अर्चना अपनी ननंद को लेने उसके ससुराल पहुंच जाती है। तभी आरोही उसे देखकर दरवाजे पर रोकते हुए कहती है, ये कहाँ घुसी चली आ रही हो? अरे कौन हो तुम? किसी के भी घर पर ऐसे मुंह उठाकर चले आते हैं क्या? शर्म आती है या नहीं? आरोही, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे हाँ, कैसे पहचानोगी? पहले से ज्यादा पतली हो गई हूँ ना, इसलिए। अरे मैं तेरी भाभी हूँ। भाभी? कौन भाभी? मेरी कोई भाभी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खबरदार, खुद को कभी अनाथ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। मैंने कितनी बार बोला है, ऐसे गलत शब्द नहीं बोलते हैं। तुम होती कौन हो मुझे अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाली? मैंने किसी को इतना बोलने का हक नहीं दिया। तुम जैसी औरत को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको मैं जानती तक नहीं। क्या तू मुझे सच में नहीं जानती है? क्या मैं तेरे लिए इतनी बुरी हो गई हूँ? ऐसा है तो यहाँ रहने का या इस दुनिया में रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है। कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जा सकती हो, और अगर अब भी नहीं जाना तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी, समझी? आरोही की बात सुनकर अर्चना को बहुत दुख होता है, क्योंकि अर्चना और आरोही में बहुत प्यार था। अर्चना उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। आरोही के भाई की मौत के बाद अर्चना ने घर और आरोही को संभाला हुआ था। ये सब सोचते हुए अर्चना घर पहुंचती है कि तभी वहां आरोही का पति राहुल अर्चना के घर पहुंचता है और बोलता है, भाभी क्या हुआ? आरोही ने आपसे बात नहीं की क्या? मैंने आपसे कहा था ना, उसे पूरी सच्चाई बता दो, लेकिन आप तो माने ही नहीं। राहुल, अगर मैं उसे पूरी सच्चाई बता दी तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। वैसे भी मैंने जो भी किया उसके लिए किया है। लेकिन भाभी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आरोही की आंखों से पट्टी हटानी पड़ेगी हमें, वरना पूरी जिंदगी वो आपसे नफरत करेगी। कोई बात नहीं राहुल, मैं इसी बात से खुश हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं सह सकती कि आरोही मेरी वजह से खुद से नफरत करे या उसे पछतावा हो। लेकिन भाभी, ऐसा कब तक चलेगा? मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। आप दोनों कैसे पहले एक दूसरे के साथ रहते थे। ये सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ, मुझे कब मामी बनाने वाले हो? कब खुशखबरी देने वाले हो? राहुल और अर्चना बहुत देर तक बात करते हैं और कुछ देर बाद राहुल अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अर्चना के घर से राहुल को निकलता देख गांव का एक राजू नाम का लड़का अर्चना को बाहर बुलाकर बोलता है, क्या बात है अर्चना, अब क्या अपने ननद के पति को भी अपने प्यार में फंसाने का इरादा है? शादी तो किसी तरह हो गई, अब क्या अपनी ननद को बर्बाद करना चाहती हो? सुधर जाओ। बकवास बंद करेगा या झाड़ू से मारूं तुझे? आखिर बोलना क्या चाहता है तू? जैसा खुद बुरा है और गंदा है, वैसा ही मुझे समझकर बैठा है क्या? तुमसे तो लाख गुना अच्छा हूँ मैं। किसी अपने का घर तो नहीं तोड़ा मैंने कभी। अरे शर्म करो, जेल जाकर भी अकल नहीं आई। बोलना क्या चाहता है तू? साफ साफ बोल। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतने गलत गलत इल्जाम लगा रहे हो? अरे अब तो शर्म भी नहीं आती। देखो गांव वालों, बेशरम को कैसे पूछ रही है। मैं सबको बताता हूँ, पूरे गांव वालों को पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? मैं भी तो सुनूं। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं मालूम? अरे तू अपनी ही ननद के पति के साथ चक्कर चला रही है, शर्म कर ले थोड़ा। राजू के मुंह से राहुल के और अपने बारे में जैसे गलत बात सुनती है,
तभी अर्चना पूरे गांव के सामने राजू को थप्पड़ मारती है। राजू को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और अर्चना को धमकी देकर वो चला जाता है। और कुछ दिनों बाद आरोही के ससुराल जाता है और बोलता है, आरोही, तुम मेरी गांव की लड़की हो और मैं तुम्हारा बुरा होते नहीं देख सकता, लेकिन बहन, अगर अभी तुमने ये सब नहीं रोका तो बर्बाद हो जाओगी। मैं क्यों बर्बाद होने लगी भला? वैसे भी मुझे भला कौन और क्यों ही बर्बाद करेगा? पागल हो गए हो क्या? अगर मैं जो तुम्हें बताने आया हूँ ना, अगर मैंने कह दिया तो पागल मैं नहीं तुम हो जाओगी। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ खुलकर बोलो, और अगर बोलना है तो ऐसी बातों को गोल गोल मत घुमाओ। तुम्हारे पति और भाभी का कुछ चल रहा है। मैं कुछ दिनों से तुम्हारे पति को रोज अर्चना के घर जाते देखता हूँ। घंटों बाद वो घर से निकलता है। अब पता नहीं इतने घंटे तक वो क्या करता रहता है। राजू की बात सुनकर आरोही को अर्चना पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके घर गुस्से में ही जाती है और अर्चना को बुलाती है। आरोही की आवाज सुनकर अर्चना और सभी गांव वाले बाहर आते हैं। तभी आरोही बोलती है, आखिर क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? पहले शादी और अब मेरे पति। वाह क्या बात है! अब आपसे मैं नहीं मिल रही तो मेरे पति को अपने प्यार में फंसा रही हो। छी! ये सब गलत है। इस राजू ने जो कुछ भी बताया है सब गलत है। आरोही, तू मेरी बहन है और राहुल मेरा छोटा भाई जैसा है। अरे वाह, किसको पागल बना रही हो? मैंने कुछ दिन पहले ही देखा तुम्हारे घर से राहुल को निकलते हुए। तभी गांव वालों की भीड़ से विमला निकलकर बाहर आती है और राजू को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, अरे शर्म कर ले राजू, तूने बस निकलते देखा है। मुझे सब मालूम है इनके बीच की बात। और तुम आरोही, अपनी भाभी से इतनी नफरत मत करो। बहुत अच्छी है तुम्हारी भाभी। कैसे अच्छी मान लूं मैं चाची? ये एक चोर है और मैं किसी चोर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगर आज भैया जिंदा होते तो आज इसका ये चेहरा देखकर फिर से उनको मौत आ जाती। बस करो, अब अपनी भाभी को चोर बोलना बंद करो। अरे चोर को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? आपको तो सब पता है। फिर भी हाँ, अब मुझे सब पता चल गया है, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे सिर्फ उतना ही पता था जितना हमने देखा था। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। नहीं विमला चाची, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत बताइए। अरे चुप रहो। देखो आरोही, आज भी तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए चुप है। पता है आखिर क्यों? तुम्हारी भाभी चोर बनी। अरे तुमने जो प्यारा लहंगा पहनकर शादी की थी ना, उसी को चुनने की वजह से उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। क्या मेरे लिए लहंगा चोरी करके लेकर आई? हाँ, और एक भाभी लाई अपनी ननद के लिए शादी वाला लहंगा, वो भी चोरी करके। क्योंकि तुम्हारी शादी के लिए अर्चना के पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए चोरी की अर्चना ने। विमला की बात सुनकर आरोही अर्चना के पैर पकड़ लेती है और माफी मांगती है। अर्चना भी बहुत रोती है और आरोही को अपने गले से लगा लेती है। दोनों ननंद भाभी फिर से एक हो जाती है।